मेंटल रिटार्डनेस तो आप समझ गए कि जैसे किसी पर्सन का जो मेंटल एज है उसके क्रोनोलॉजिकल एज से काफी कम है। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि कोई 10 साल का बच्चा है तो उसका सोच भी 10 साल के जैसा ही होगा, उसका ब्रेन 10 साल के जैसा होगा। अगर 10 साल उसका उम्र है और वो सोचता है 12-13 साल के जैसा तो इंटेलिजेंट है। 10 साल में अगर वो 10 साल के जैसा सोचता है तो एवरेज है। और अगर 10 साल उसकी एज हो गई और उसका सोच अभी 6-7 साल के बच्चे के जैसा है तो वो रिटार्डेड है। तो मेंटल रिटार्डनेस में ये उसका जो मेंटल एज होता है वो क्रोनोलॉजिकल एज से थोड़ा कम होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डनेस। अब मेंटल रिटार्डनेस का बहुत सारा कारण हो सकता है। इट मे बी कॉन्जेनाइटल, जैसे बच्चे के जन्म के समय में बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ है, तो बहुत देर तक अगर उसमें डिलीवरी में बहुत समय लगता तो बच्चे को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है। तो के साथ है कि अगर 7 से 9 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ब्रेन के टिश्यू को तो डैमेज हो जाता है। तो बहुत सारा टिश्यूज का डैमेज हो जाता है, पता तो नहीं चलता है, बच्चा तो जन्म के साथ वो तो एलाइव है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, एज बढ़ता है, उसका जो माइलस्टोन है यानी बच्चे के ग्रोथ के समय में उसका किस एज में क्या बिहेवियर होना चाहिए वो स्लो हो जाता है। बच्चे को खड़े होने में भी समय लग जाता है। तो वहीं से पता चल जाता है कि इसका कोई प्रॉब्लम है, मेंटल रिटार्डनेस है। तो एक तो होता है कॉन्जेनाइटल ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। दूसरा किसी पर्सन का ड्रग एडिक्ट है तो उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। तीसरा हो सकता है एक्सीडेंट, किसी कारण से कोई दुर्घटना हो गई और ब्रेन में चोट पहुंचा, हो सकता है कि वो मेंटली रिटार्डेड हो जाए। तो ड्रग एडिक्शन, कॉन्जेनाइटल, एक्सीडेंट, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स व्हिच कॉज मेंटल रिटार्डनेस। अब मेंटल रिटार्डनेस कई केसेस में क्योरेबल भी हैं। एपिलेप्सी भी, और ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एपिलेप्सी इट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डनेस। उससे भी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है पर्सन। तो मेंटल रिटार्डनेस का ट्रीटमेंट भी है। कई बार इसका सही ट्रीटमेंट हो जाता है, बहुत बार नहीं भी हो पाता है। वो तो डॉक्टर पे, न्यूरोलॉजिस्ट देखेंगे कैसा कंडीशन है। ट्रीटमेंट में एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट दिया जाता है इलेक्ट्रिकल शॉक, बिजली का झटका जिसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल शॉक जब दिया जाता है तो बड़ा पेनफुल होता है, सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि जब उसको इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जा रहा है पेशेंट को तो उसके साथ साथ मसल रिलैक्सेंट भी अप्लाई करना चाहिए, यानी मसल को रिलैक्स करने के लिए भी उसको दवा देनी चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मेंटल इलनेस, उसके साथ ही मेंटल इलनेस समाप्त हो गया। और अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ड्रग एंड एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन, देखिए सर कितनी जल्दी खत्म गई। तो ड्रग्स आर द केमिकल्स, ड्रग्स आर द केमिकल्स which are essential for the treatment of both mental and physical abnormalities। अगर मानसिक या शारीरिक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दवा लेते हैं, ड्रग लेते हैं। एंड ड्रग्स आर एक्चुअली द केमिकल्स, जो अलग अलग केमिकल होता है। तो दैट्स व्हाई ड्रग्स आर एसेंशियल। But the physiological overdependence upon a particular drug is called addiction। फिजियोलॉजिकल ओवर डिपेंडेंस यानी हम लोगों के बॉडी का फंक्शन किसी पर्टिकुलर ड्रग पे जरूरत से ज्यादा निर्भर करने लगे। कहने का मतलब है कि वो ड्रग अगर अवेलेबल नहीं है तो बॉडी का फंक्शन ठीक से नहीं होगा, तो फिर दैट कंडीशन इज एडिक्शन। Physiological overdependence upon a particular drug is called addiction, and addiction is always very harmful। Addiction हर
में हार्मफुल ही है। तो सवाल है कि एडिक्शन तो तब होगा जब बार बार वो पर्सन उस ड्रग को लेगा, और बार बार तभी ड्रग को लेगा जब वो ड्रग उसको बहुत फायदा पहुंचाएगा। जैसे किसी ड्रग को हम लोग लेते हैं और उससे बहुत फायदा होता है, तो फिर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो चाहेंगे उस ड्रग को वापस फिर से लें, और धीरे धीरे हम लोगों का जो फिजियोलॉजी है उसके लिए अडेप्ट कर जाता है। यानी अब अगर वो ड्रग नहीं मिलेगा तो बॉडी का फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा, तो ये एडिक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो डी एडिक्शन प्रोसेस है गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओ नेशनल जो होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो है वो डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। तो डी एडिक्शन भी स्टेप वाइज होता है। अब अचानक जैसे कोई किसी चीज का एडिक्शन है, मान लिया अल्कोहल शराब पीता है और उसको अचानक कह दिएगा कि नहीं आज से नहीं पीना है, तो उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। धीरे उस कम किया मेडिकल जन कम चलता है। तो ये वन फाइन मॉर्निंग आप अचानक कह देते हैं कि नहीं ये नहीं लेना है, जैसे बिहार में शराबबंदी हो गई, तो वो फिजिबल नहीं। वो आप उसका कोटा कम कर सकते थे, उस पर्सन को धीरे धीरे डी एडिक्ट कर सकते थे। अचानक बंद करने का मतलब वो तो कहीं ना कहीं से लेगा जो हो रहा है। तो इसलिए एडिक्शन जो होता है वो ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई डिसीजन लेगा और दूसरे दिन से छोड़ देगा। उसके लिए एक तो स्ट्रांग विल पावर भी चाहिए, और दूसरा अब सवाल है कि स्ट्रांग विल पावर रहेगा तो एडिक्शन क्यों होगा। ड्रग एडिक्ट तो वही होगा जो मेंटली थोड़ा कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, तभी तो वो उस चक्कर में फंसा। अगर मेंटली स्ट्रांग होगा तो वो उसका एडिक्ट होगा ही नहीं। एनीवे, तो मेंटल सपोर्ट चाहिए, और डी एडिक्शन का प्रोग्राम जो होता है वो गवर्नमेंट के या डॉक्टर के सुपरविजन में होता है। तो खैर ड्रग इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन जब शरीर का फंक्शन उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर करने लगे, यानी वो दवा अवेलेबल नहीं है तो शरीर ठीक से काम नहीं करे, तो इट इज हार्मफुल। अब ड्रग एडिक्शन में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो पहला है निकोटीन, सिगरेट स्मोकिंग, दूसरा अल्कोहलिज्म, तीसरा है ऑपियोइड ड्रग्स यानी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम, अफीम से जो बनता है, चौथा है कैनाबिनॉइड ड्रग्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, भांग वगैरह, और पांचवा है स्टिमुलेंट्स और छठा जो हम लोग कहेंगे वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। तो पहला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सिगरेट स्मोकिंग। Cigarette smoking is a very common addiction all over the world, including India. India में भी बहुत common है, पूरे है। तो सिगरेट contains nicotine, सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है, और ये जो निकोटीन नाम दिया गया ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिश जब वो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से यहाँ पे व्यापार करने, तो उसमें एक मेजर थे निकोटीन, वो अपने साथ शाहजहां के लिए दरबार में लाए, पेश किए निकोटीन। ये जो केमिकल है निकोटीन, केमिकली इट इज डाइमिथाइल जैंथीन। इसका केमिकली अगर कहेंगे तो निकोटीन इज डाइमिथाइल जैंथीन। तो मेजर निकोटीन ने शाहजहां के दरबार में निकोटीन को पेश किया, उसका लोग स्वाद लिए तो बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद उसका नाम ही दे दिया गया निकोटीन। निकोटीन इज डेराइव्ड फ्रॉम द प्लांट निकोटियाना रस्टिका एंड निकोटियाना टोबैकम। दो प्लांट है जिससे निकोटीन हम लोग निकालते हैं, एक तो निकोटियाना रस्टिका और दूसरा निकोटियाना टोबैकम। तो मामला है कि ये निकोटीन आखिर इसका एडिक्शन होता क्यों। अभी हमने कहा कि जिस ड्रग का बेनिफिट ज्यादा होगा उसके एडिक्शन का चांस भी ज्यादा होगा। तो बेनिफिट पहले हम लोगों को समझना है, कोई भी ड्रग है तो उससे क्या बेनिफिट है, और जब बेनिफिट मालूम होगा तो फिर उसके बाद होगा कि क्या नुकसान है वो देखेंगे। तो निकोटीन का बहुत सारा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है इट इज न्यूरो स्टिमुलेंट। निकोटीन इज न्यूरो स्टिमुलेंट मीन्स
It accelerates the origin and conduction of impulses. ये नर्वस सिस्टम को पूरा स्टिमुलेट करेगा। ब्रेन जवाब दी जिसने अच्छा लगे, काफी स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ओरिजिन और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फास्ट हो जाएगा। तो पर्सन मेंटली और फिजिकली भी बहुत एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज नर्वस सिस्टम एक्टिव है। दूसरा है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट, जैसे कोई पर्सन बहुत थका हुआ है फिजिकली, तो लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है मसल में, मसल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, दुखता है। देखो तो ये जो निकोटीन है ये मसल रिलैक्सेंट का भी काम करता है। यानी अगर कोई सिगरेट पी लेता है तो मेंटली तो एक्टिवेटेड हो ही गया, मानसिक रूप से वो बहुत एक्टिव हो गया, फिजिकली भी एक्टिव हो गया, और मस्कुलर फैटिगनेस भी दूर हो गया। यानी उसका बॉडी का मसल्स वगैरह एकदम बिल्कुल तरोताजा हो गया काफी। तो मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा दिया। देन इट सप्रेसेस द स्लीप सेंटर। ये स्लीप सेंटर को सप्रेस कर देता है। स्लीप सेंटर हम लोगों के ब्रेन में, तो उसको सप्रेस करेगा। नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को नींद आ रही है और अगर वो सिगरेट पी लेगा तो उसकी नींद खत्म हो जाएगी। ये स्लीप सेंटर को सप्रेस कर दिया तो नींद नहीं आएगी। इट कॉजेज यूफोरिया। यूफोरिया कहा जाता है फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस। फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, जैसे सिगरेट पीने के बाद उसको लगेगा सब कुछ अच्छा है। वो थोड़ा सा परेशान था, डिप्रेशन में था, सिगरेट स्मोक करने के बाद वो तुरंत उसको अच्छा लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है। तो कोई भी पर्सन जब बहुत परेशान होता है, देखिएगा सिगरेट जो स्मोक करने वाले लोग होते हैं उनको अगर वॉच कीजिएगा तो थोड़ा भी अगर उनको कोई परेशानी हो, मान लीजिए कोई टीचर है सिगरेट स्मोक करता है, कोई उसके सामने प्रॉब्लम ले जाइए तो थोड़ा देर सोचेगा, फिर परेशान होगा, सिगरेट जलाएगा, फिर पिएगा, फिर वो बताएगा। कोई भी पर्सन जो सिगरेट स्मोक करता है, अगर उसको थोड़ा भी मेंटल टेंशन होगा वो सिगरेट स्मोक करेगा और उसके बाद वो रिलैक्स्ड फील करेगा, बिकॉज वो उसको उस मेंटल आता है जहां लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। Then it also causes slight hallucination. Hallucination हम लोगों ने पढ़ा है, person feels a factor without its existence। तो अगर कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो आप अगर ध्यान से देखिएगा, कोई सिगरेट पी रहा है, अकेला कहीं पी रहा है, आप उसको दूर से ध्यान से देखिए तो उसका बिहेवियर आपको देखिएगा, वो खोया रहेगा। सिगरेट पी रहा है, कुछ सोच रहा है, खोया हुआ है, वो उस जगह उस रियल सराउंडिंग से दूर है। तो अगर किसी पर्सन को बहुत परेशानी है और सिगरेट पी लेता है तो वो अपने आप को उस परेशानी से दूर कर लेता है, थोड़ी देर के लिए उसको सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, ब्रेन के मेंटल एबिलिटी को थोड़ी देर के लिए बढ़ा दिया, यानी कोई प्रॉब्लम है उसका जल्दी सॉल्यूशन सोच सकता है, मेंटल एबिलिटी बढ़ गई। फिजिकल एबिलिटी भी बढ़ गया क्योंकि मस्कुलर फैटिगनेस को दूर कर दिया, मसल रिलैक्सेंट का काम कर रहा है, तो फिजिकली भी एक्टिव हो गया। कोई मानसिक परेशानी है तो उससे भी अलग हुआ, बिकॉज वो तो यूफोरिया में आ गया, फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का कोई कारण है नहीं लेकिन उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है, और वो अपने रियल सराउंडिंग से अलग हो गया, हैलुसिनेशन। तो ये सब ऐसा चीज है जिसके कारण लोग सिगरेट स्मोक करना शुरू करते हैं। थोड़ा भी मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम है, सिगरेट पी लिया, उसको ठीक लगा, कोई परेशान हुआ, सिगरेट पी लिया, नींद आ रही है, सिगरेट पी लिया, वो तरोताजा फील करता है, थोड़ा सा स्टेमिना उसको लगता है। सिगरेट के कारण एक और चीज है, इट इज ऑल्सो डायूरेटिक इफेक्ट, यानी यूरिन के फॉर्मेशन और यूरिनेशन प्रोसेस को भी एक्सेलरेट करता है। तो ये सब चीज उसको रिलैक्स करता है। लेकिन कहा कि ये एडिक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि जब उसको थोड़ा अच्छा लगेगा ये सब चीज तो वो सिगरेट पीना शुरू करेगा। और एक बहुत बड़ा कारण है सिगरेट स्मोकिंग का, दैट इज पीयर प्रेशर। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, पढ़िएगा, पीयर प्रेशर, पीडब्ल्यूईआर, पीयर। पीयर कहा जाता है फ्रेंड सर्किल।
दोस्त व्यक्ति। जैसे कोई बच्चा अभी 13-14, यहाँ भी देखते रोड पर सब पीता हुआ जाता है, 12-13 साल 14 साल का बच्चा है, तो सिगरेट पी रहा है, तो थोड़ा उसको लगता है कि हम कुछ शायद सिगरेट पी रहे हैं, हम कुछ बड़े हो गए। चाय के बंडल अब उसका जो फ्रेंड सर्किल है वो सब छिप करके सिगरेट पीता है, स्कूल जा रहा है, वहां से देखते हैं स्कूल वाला सब आता है, बगल में सिगरेट पीता है। तो उसमें अगर कोई एक कहेगा कि नहीं हमको नहीं पीना, ये गलत चीज है, तो लोग उसको प्रेशर डाले, जिसको पीयर प्रेशर कहा जाता है। पीयर प्रेशर यानी अगर एडिक्ट लोगों के बीच में रहना है तो आपको भी उस एडिक्शन को अपनाना है, नहीं अदरवाइज वो आपको सोचने बैकआउट करेगा। तो कई बार लोग दोस्ती निभाने के चक्कर में उसको सिगरेट स्टार्ट कर दिया पीना, अब पीना शुरू कर दिया तो एडिक्शन हो गया, एंड एडिक्शन इज वेरी हार्मफुल। अब हार्मफुल क्या है सुनिए, ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेटेड रख रहा है, नो डाउट, और ब्लड वेसल्स को भी, इट इज ऑल्सो वासो कंस्ट्रिक्टर निकोटीन, तो ब्लड वेसल को थोड़ा सिकोड़ता है, मतलब तो ब्लड वेसल को थोड़ा सा सिकोड़ देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वेसल के ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। इट ऑल्सो एक्सेलरेट्स द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को भी एक्सेलरेट करता है, ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ाता है। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उस पर्सन का देखिएगा सिगरेट पीने के बाद उसका हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट बढ़ा रहे हैं, तेज सांस बढ़ा, तो ये सब आता है कि इमीडिएटली उसका मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दिया, हार्ट बीट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, सिस्टोलिक रेट, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गया, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, एनर्जी ज्यादा अवेलेबल हो गया, तो सब ठीक है। लेकिन अगर एडिक्ट हो गया तो इट विल कॉज हाइपरटेंशन, परमानेंट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। सिगरेट एडिक्ट जो होता है उसका ब्लड वेसल परमानेंटली कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, तो नतीजा होगा हाइपरटेंशन। सिस्टोलिक प्रेशर उसका काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं हार्ट बीट स्लो हो जाए। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट में एकदम उल्टा रिश्ता है। When the blood pressure will decrease, rate of heartbeat will increase and vice versa. जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा हार्ट बीट स्लो होगा, और बहुत ज्यादा हो गया तो हार्ट बीट बंद हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। तो सिगरेट स्मोक करने वाले दे बिकम हाइपरटेंसिव, कार्डियक प्रॉब्लम उनको आ जाता है, रीनल डिसफंक्शन, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो किडनी को भी डैमेज करता है, रीनल डिसफंक्शन। देन it accelerates the secretion of gastric juice, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, एडिक्ट पर्सन में गैस्ट्रिक जूस ज्यादा रिलीज होगा तो उसका गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी डैमेज होता है, गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन चीज है। सिगरेट पीने वाले को गैस, जो लोग कहते हैं कि गैस्ट्राइटिस हो गया, वो बहुत कॉमन होता है सिगरेट पीने वाले। और साथ ही साथ गैस्ट्राइटिस के साथ साथ पेप्टिक अल्सर का चांसेस है, अगर ज्यादा म्यूकोसा डैमेज होगा तो पेप्टिक अल्सर होगा विच में बी फेटल। देन इट विल कॉज इंसोम्निया, अब अगर स्लीप सेंटर को बराबर ये सप्रेस्ड रखा है तो पर्सन इंसोम्निया से ग्रसित हो सकता है, यानी अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। बताए थे पिछले बार हमको। और इट ऑल्सो कॉजेज एनोरेक्सिया, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे कोई सिगरेट पी लिया तो तुरंत उसको खाने का मन नहीं करेगा, तो उसका जो थर्स्ट सेंटर है वो भी एक्टिव हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, वो खाना नहीं खाता है। तो सिगरेट पीने वाले का कई तरह से एक साथ नुकसान होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, कार्डियक हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, किडनी का प्रॉब्लम आएगा, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आएगा, और इन सब के साथ साथ इंसोम्निया, नींद की कमी होगी, भूख की कमी होगी, लॉस ऑफ बॉडी वेट, ये सब होगा। तो खैर चलिए, ये तो निकोटीन का था, ये निकोटीन का दुष्प्रभाव था, बैड इफेक्ट। लेकिन मामला अकेला निकोटीन थोड़ी है। अगर कोई पर्सन सिगरेट स्मोक करता है तो उस स्मोक में निकोटीन के अलावे और भी चीज है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 चीज है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और तीसरा है टार। तो ये जो
कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से तो फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन का लगाव एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 250 गुना ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट फॉर ऑक्सीजन। यानी हीमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन से जुड़ता है उसे 250 गुना ज्यादा जुड़ेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड immediately combines with the binding site of the hemoglobin और वो it blocks the binding site for the oxygen। जहाँ ऑक्सीजन अटैच वहां पर अटैच हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हो गया कार्बन। अब ऑक्सीजन उसे अटैच ही नहीं होगा तो दम घुट जाएगा, एस्फाइक्सिया दम घुट जाना। कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं भी है और उसको अगर इनहेल कर लिया इट में कॉज एस्फाइक्सिया, दम घुट सकता है। जो अक्सर देखिएगा जाड़े वगैरह में लोग घर में रूम के अंदर बंद कमरे में कुछ अंगीठी या हीटर जला के सोते हैं तो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता है और नींद में ही डेथ हो जाता है उनका, सांस बंद, दम घुट जाता है, दम घुटना एस्फाइक्सिया। तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इट इज अ स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक फैक्टर। कार्सिनोजेनिक फैक्टर हम लोग पढ़ा है कैंसर कॉजिंग फैक्टर, कार्सिनोजेनिक फैक्टर कैंसर कॉजिंग फैक्टर वहां भी बताया था। तो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सिगरेट स्मोक में होता है, उसके कारण कैंसर होने का चांसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे लंग का कैंसर, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लैरिंक्स, फेरिंक्स, इन सब में कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है। और तीसरा जो मामला है वो है टार। टार जो कालिक होता है, कालिक जो होता है ना, वो काला जो होता है धुआं, तो वो चिपक जाता है एल्वेलाई के अंदर जाके। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो जैसा मान लीजिए कि ये लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ये दी जाता है एल्वेलाई, तो एल्वेलाई के चारों तरफ इलास्टिक फाइबर होता है, येलो फाइबर, हम लोगों ने डिस्कस भी किया टिश्यू में। और ये इंटर एल्वेलर सेप्टर यानी दो एल्वेलाई के बीच का पार्टीशन है और इसमें इलास्टिक फाइबर मौजूद है। तो टार अट्रैक्ट्स फैगोसाइट्स, टार फैगोसाइट को अट्रैक्ट करता है और फैगोसाइट्स रिलीज द एंजाइम इलास्टेज, वो एक एंजाइम रिलीज इलास्टेज और इलास्टेज इलास्टिक फाइबर। तो टार जो सिगरेट स्मोक के साथ अंदर इनहेल कर लिया वो अट्रैक्ट करता है फैगोसाइट्स को, और फैगोसाइट जब अट्रैक्टेड होगा तो वो रिलीज करता है एक एंजाइम इलास्टेज, और इलास्टेज ये हाइड्रोलाइज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है इलास्टिक फाइबर को, तो इलास्टिक फाइबर टूट जाएगा। अब इलास्टिक फाइबर टूट गया तो इंटर एल्वेओलर सेप्टर टूट गया, दोनों के बीच का जो पार्टीशन है टूट गया, तो नंबर ऑफ एल्वेओलाई कम हो गया, नंबर ऑफ एल्वेओलाई घट गया लंग्स के अंदर, तो लंग्स का जो सरफेस एरिया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो घट जाएगा। अगर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो उसका सबसे बड़ा खासियत होता है कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और एक्सचेंज ऑफ गैस। कोई भी हो, चाहे गिल्स हो तो टीनिडिया होता है, लंग्स है तो एल्वेओलाई है। अब एल्वेओलाई का नंबर होता है 3 to 3.5 मिलियन इन सिंगल लंग, दोनों लंग में जोड़ देते हैं तो 6 to 7 मिलियन। And when we calculate the surface area of the alveoli present in both the lungs, it is about 80 to 100 square meter, almost equal to the size of a lawn tennis court. तो इतना सरफेस एरिया होता है। हम लोग का बॉडी का सरफेस एरिया 1.7 स्क्वायर मीटर और लंग के अंदर एल्वेओलाई का सरफेस एरिया हो जाता है 80 से 100, लगभग 40 से 50 गुना ज्यादा हो जाता है। और वो क्यों? जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो सके गैसेस का, ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। लेकिन अगर एल्वेओलाई ही कम हो गया, इंटर एल्वेओलर सेप्टर टूट गया, सरफेस एरिया घट जाएगा, तो जाहिर सी बात है उस पर्सन को ऑक्सीजन कम मिलेगा। और हम लोग जानते हैं इन बायोलॉजिकल मीडियम द फ्यूल इज ऑक्सीजन। हम लोगों का जो सेल जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है उसके लिए जो फ्यूल है, जलावन है, वो ऑक्सीजन है। अब लंग्स का एल्वेओलाई डैमेज हो गया, सिगरेट स्मोक कर रहे थे, पहले तो बड़ा स्टेमिना बहुत जबरदस्त आता था, सिगरेट पीते थे तो
मेंटली और फिजिकली एक्टिव हो जाते थे। अब क्या होगा कि एल्वियोलाई डैमेज हो रहा है, ऑक्सीजन ही कम मिलेगा। जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो अब ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह से सांस लेंगे, डिस्ट्रेस ब्रीथिंग। तो जो सिगरेट पीता है वो थोड़े थोड़े देर पे खांसता है। आपको लगेगा खांसी की बीमारी है, खांसी की बीमारी नहीं है। उसको जब ऑक्सीजन कम होता है तो मुंह से सांस लेता है, इनहेल खांसता है, मुंह से एयर लेता है। धीरे धीरे उसका स्टेमिना घटता जाता है। और चूंकि पूरा का पूरा बॉडी डैमेज हो रहा है, पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम डैमेज हो रहा है, तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रही है। 50, 55, 60 साल तक जाते जाते जो सिगरेट पीता है वो 60 साल तक जाते जाते लगेगा कि 75, 80 साल का है। उसका एजिंग प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा है। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस, एजिंग तो नेचुरल कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी ऑफ द एजिंग प्रोसेस इज देयर, वो तो एविडेंट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, एजिंग है तो लास्ट में डेथ होता है, वो नेचुरल है। बट एजिंग प्रोसेस कैन बी सर्टेनली स्लोड डाउन। एजिंग प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर सकते हैं विथ प्रॉपर डाइट, रूटीन लाइफ, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, फिजिकल वर्क, ये सब धीमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रग एडिक्शन है या किसी तरह का आपका ईटिंग जो आपका हैबिट है वो सही नहीं है, आपका रूटीन बिल्कुल उल्टा है, तो एजिंग प्रोसेस बढ़ता है। सिगरेट स्मोकिंग में एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। और जब 50-60 साल के बाद तो स्टेमिना उसमें रहता ही है। स्टेमिना इट इज द एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। तो थोड़ा सा भी काम करेगा तो हांफने लगेगा, थक जाएगा। तो शुरू में तो बड़ा मजा आया, बाद में पता चला स्टेमिना ही खत्म हो गया। और इतना खतरनाक ये एडिक्शन है कि WHO ने और किसी के बारे में नहीं कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिगरेट के बारे में उसने एक दिया है कि स्मोकिंग अ सिंगल सिगरेट डिक्रीजेस द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन बाय अबाउट 5 मिनट्स। यानी अगर कोई पर्सन एक सिगरेट पी लेता है तो उसकी जिंदगी 5 मिनट घट जाती है, यानी 5 मिनट और ज्यादा जी सकता है। अब सोचिए कितना सिगरेट पीता। और ये डाटा गलत है, आपको बता दें, 5 मिनट नहीं, ये 15-20 मिनट लाइफ को कम करता है। तो आप कहिए कि कम क्यों दिया? कम इसलिए दिया कि ये जो निकोटीन है ये बहुत बड़ा सोर्स है इकोनॉमी का। बहुत सारे कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, सबसे ज्यादा जो टैक्स है या सबसे ज्यादा जो कमाई है वो इन्हीं प्रोडक्ट से, निकोटीन वगैरह। तो कोई चाहता नहीं है कि बैन हो। आप देखिएगा सिगरेट के डब्बे पर लिख दिया गया है, स्टैट्यूटरी वार्निंग दिया गया है कि इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन कहाँ कोई रोक रहा है? कहीं नहीं रोकता है। सिगरेट स्मोकिंग हैज बीन बैन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट स्मोकिंग बंद है, लेकिन आप यहीं अपने आसपास देखिएगा लोग सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं आराम से रोड पे, जबकि यह क्राइम है। इसलिए कि दो तरह का स्मोकिंग होता है। एक्टिव स्मोकिंग यानी जो सिगरेट पी रहा है वो तो खुद इनहेल कर ही रहा, वो तो खुद इनहेल कर ही रहा है, उसको जो नुकसान होना है होगा। लेकिन जो उसके आसपास है, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके अड़ोस पड़ोस में उसके जो दोस्त हैं, जो सिगरेट नहीं पी रहा वो तो मुफ्त में एयर उसको स्मोक को इनहेल कर रहा, तो उसको भी उतना ही नुकसान होगा। That's why both active and passive smoking are equally harmful, and that's why cigarette has been banned all over the public places in world. लेकिन फिर भी आप देखिए लोग पी रहे हैं, स्ट्रिक्टली वहाँ पे कड़ाई नहीं है। उसका कारण ये है कि पैसा, इकोनॉमी, सोर्स। तो ये बड़ा, और सबसे देखिए ये बड़ा आयरोनी है, मतलब एक बड़ा अजीब मामला है कि कोई शराब पीता है तो उसको हम लोग गलत मानते हैं, कोई अगर अफीम, गांजा, भांग पीता है तो कहते हैं बहुत गलत आदमी है, लेकिन कोई सिगरेट पीता है तो वो एक्सेप्टेबल है। फैमिली में भी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और सोसाइटी में और फ्रेंड में भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये तो कॉमन चीज है, सिगरेट पी रहा है। जबकि सबसे ज्यादा नुकसानदेह एडिक्शन में, सबसे ज्यादा नुकसानदेह एडिक्शन है सिगरेट स्मोक, इसलिए तो उसको पहले दिया गया है, पहले उसका जिक्र किया गया सबसे ज्यादा। कोई दूसरा एडिक्शन जो होगा तो उसमें उस पर्सन को ही नुकसान होगा जो होना है, उसके आसपास वालों को नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो वो डायरेक्ट दूसरा पर्सन भी अफेक्ट हो रहा है।
तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पीयर प्रेशर एक बताया, इसलिए दोस्त के कहने पे या किसी, देखिए ये तभी आती है जब आदमी मानसिक रूप से कमजोर होता है, मेंटली स्ट्रांग है, आप फोकस्ड है, तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। कोई कहेगा जबरदस्ती पिला दिया, कैसे जबरदस्ती पिला देगा? हम नहीं पीना चाहेंगे तो कैसे पिला देगा? ये चीज अगर सही देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं छिप के पीते हैं, तो पीता है तो अपना जिंदगी अपना बर्बाद कर रहा है, उसकी जिंदगी क्या रहेगी? और वो जिंदा भी रहेगा तो किस लायक रहेगा? अपने शरीर को अपने आप डैमेज कर। तो एडिक्शन इज ऑलवेज हार्मफुल। इसलिए पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस के लिए, इट इज ऑल्सो अ सोशल सब्जेक्ट कि आप समझिए कि नहीं ये चीज गलत है, आप खुद भी इस्तेमाल नहीं कीजिए और अपने आस पड़ोस फैमिली में कोई अगर है तो उनको भी समझाइए, इट इज वेरी हार्मफुल। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सिगरेट स्मोकिंग, और थोड़ा सा तो नेट का ये था। जियो मेरा काम नहीं कर रहा है इसमें, फिर एयरटेल में रिचार्ज कैसे पढ़ाया आपको। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहलिज्म। अगले क्लास में ड्रग एडिक्शन खत्म कर देंगे। इसमें बच रहा है अल्कोहलिज्म, बच रहा है ऑपियोइड ड्रग्स, बच रहा है कैनाबिनॉइड ड्रग्स, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टिमुलेंट्स और फिर एंटी डिप्रेशन। तो ये अगले क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। जरूरत पड़ेगी 10-15 मिनट बढ़ जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम। उसका आपको भेजा भी है, हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आएगा।